विज्ञान की कक्षा 8वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल की पुस्तक संसाधन और विकास इसके दूसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस भाग 1 पार्ट 1। हमने हमारे पहले अध्याय में संसाधनों के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, इनके बारे में हमने जाना और साथ ही में हमने सतत पोषणीय विकास, इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम कुछ अन्य संसाधनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अब प्रश्न ये है, दो व्यक्ति यदि पृथ्वी के दो अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं तो उनके जीवन शैली किस प्रकार की होगी, या उनके जीवन शैली को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। ये आपको इस पुस्तक में दो पात्रों के उदाहरण देकर समझाया गया है जो पृथ्वी के दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में निवास करते हैं। एक है माम्बा परिवार जो तंजानिया, अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका के शुष्क प्रदेशों में रह रहा है, और दूसरा है पीटर जो कि न्यूजीलैंड की घास भूमियों में रहते हैं। इनके जीवन शैली, दिनचर्या काफ़ी विभिन्न है। माम्बा जो शुष्क प्रदेश में रहता है, उन्हें अक्सर जल की कमी का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर कृषि और अन्य व्यवसाय भी काफ़ी सीमित है। मीलों दूर से उनको पानी, पेयजल इकट्ठा करके लाना पड़ता है और पूरा दिन व्यतीत हो जाता है पानी और अन्न जुटाने के लिए। वहीं पर पीटर जो कि न्यूजीलैंड की घास भूमि में रहता है, वे काफ़ी संपन्न जीवन शैली व्यतीत करते हैं। उनकी विस्तृत खेती है, जैविक आधार पर वो कृषि कार्य करते हैं। अन्न उत्पादन की कोई कमी नहीं है। साथ ही में भेड़ पालन करते हैं और उन भेड़ों को मांस और अन्य उपयोगों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। साथ ही में इन भेड़ों से जो ऊन निकलती है, उन ऊन को प्रकम करके यानी प्रोसेसिंग करके उनके वस्त्र और अन्य वस्तुएं निर्मित करते हैं। तो माम्बा और पीटर की जीवन शैली प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित है। सी, the lifestyle of two peoples depends upon the availability of the natural resources. Whatsoever natural resources are available in that area affect the lifestyle of a person. In this textbook, it has been described with the example of Mamba and Peter. Mamba family is lived in a arid area of Tanzania where they are facing acute water shortages, and because of the acute water shortages there are the lack of vegetation. They have limited scope of agriculture, and only two crops they are able to grow, that is corn and drumstick, which thrives well on the dry climate. On the contrary, Peter family lived in New Zealand grassland, and they have plenty of scope of agriculture. They perform the agriculture on extensive area, and they perform the organic agriculture. That is the modern type of the agriculture. They also rear sheep, and they process, and from that sheep they derive wool, and there are several industries based on
the wool and the wool processing. इस मानचित्र में आप तंजानिया और न्यूजीलैंड इन दोनों स्थानों की अक्षांशीय स्थिति को देख सकते हैं। तंजानिया जो कि 6 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है और 35 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। वहीं पर न्यूजीलैंड एक द्वीप है जो 42 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है और इसका देशांतरीय विस्तार 174 डिग्री पूर्व है। ये पृथ्वी के 2 अलग अक्षांशों और 2 अलग जलवायु प्रदेशों में स्थित है और इन्हीं जलवायु कारक, इन्हीं अक्षांशीय स्थिति के कारण वहाँ पर नैसर्गिक संसाधन में विविधता है। In this map, you can clearly see the location of Tanzania and location of the New Zealand. The Tanzania is located over 6 degree south latitude and 35 degree east longitude. Similarly, New Zealand is situated over 42 degree south latitude and 174 degree east longitude. On account of these locational differences, there is difference in the climate, there is a difference in vegetation, so that people living over these different areas experience different lifestyle because they have different difference of the local natural resources available over those place. Did you understand? जीवन व्यतीत करने की गुणवत्ता में अंतर मनुष्य के जीवन व्यतीत करने की गुणवत्ता में कई कारणों से भिन्नता आती है। मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों की संख्या और प्रकार, प्रौद्योगिकी का स्तर, संसाधनों की कमी। There are several factors which affect the lifestyle of the people and these factors are as such: number 1 soil, number 2 water availability, number 3 availability of the natural resources, number 4 availability of the livestock and its type, the level of the technology and the scarcity of the natural resources. These are the factors which directly affects the lifestyle of the people, which directly affects the occupational structure of the people, which directly affects the food structure of the people. Okay. भूमि जनसंख्या का असमान वितरण। विश्व की जनसंख्या पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित है। विश्व की 90% से अधिक जनसंख्या पृथ्वी के 30% भूमि पर संकेंद्रित है। भूमि और जलवायु की भिन्नता के कारण विश्व की जनसंख्या का पृथ्वी पर असमान वितरण है। विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व 14.7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 460 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए, हमारे इस पृथ्वी पर जो समतल भूमि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग 8 अरब के करीब है। इसीलिए जो सीमित समतल भूमि है उसी पर विश्व की 90% जनसंख्या पाई जाती है। अब समतल भूमि से क्या तात्पर्य? जैसे वांगो का मैदान, जैसे नील का मैदान, जैसे ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, अमेज़न का मैदान। यदि आप सभ्यता का अध्ययन करेंगे कि विश्व की पहल सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है, आप पाएंगे कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता इन्हीं नदी किनारों पर, इन्हीं नदी द्रोणी क्षेत्र
पर पाई गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जल की उपलब्धता भी है, वहाँ पर भूमि का प्रतिशत भी समतल भूमि भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिस पर कृषि, खनन और सभी सारे उद्योग ये आधारित थे। आप जैसे जैसे पहाड़ों पर, दुर्गम क्षेत्रों पर, रेगिस्तानों पर जाते जाएंगे, वहाँ वहाँ आपको जनसंख्या अत्यंत अत्यंत अल्प मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की विषम जलवायु, वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र पर या रेगिस्तानी क्षेत्र पर जल की कमी, वनस्पति की कमी, इसके कारण वहाँ पर जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती। अब यहाँ पर घनत्व शब्द का इस्तेमाल हुआ, डेंसिटी। वी हैव यूज द वर्ड डेंसिटी। घनत्व मतलब क्या? घनत्व को हम कैसे निकालेंगे? जमीन मतलब किसी भी क्षेत्र पर पाई जाने वाली कुल जनसंख्या, हाँ, यदि हम उसको कुल उपलब्ध भूमि से अगर हम उसको हम भागाकार कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो परिणाम आएगा वो जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 460 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी एक वर्ग किलोमीटर पर भारत में कितने लोग रहते हैं? 460 व्यक्ति। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अगर हम 460 को 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर से अगर हम उसको गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे भारत की कुल जनसंख्या प्राप्त होगी। In this paragraph, we are about to correlate the available land and the uneven distribution of the population. Over this earth, the world population is unevenly distributed. Why it is so? Because there are certain places over the earth which are inaccessible. The person on account of the extreme climate, on account of the difficult terrain like mountain, like dry plateau, like desert, and even in desert there are two type of the desert: hot desert and cold desert. If you go through the population map of the world, you will find some traits. More of the population are concentrated near the river basins area. Why? Because they are flat, they are more fertile, there are more availability of the minerals. That's why the over the plains or near the river basins, the density of the population is more. The 90% of the world's population is concentrated over 30% of the land, and that's why land and the climate, these are the two factors which affect the population of a place, or the distribution of the population over the world. The world's total density of the population is 14.7 people per kilometer, and the density of population of India is 460 peoples per kilometer. And that's why the earliest civilization flourished across these river basin, like Chinese civilization, Huangho, Harappa and Mohenjo-daro civilization near the Sindhu Valley. Egyptian civilization flourished across the river Nile, and Maya and Incan civilization flourished across the river Mississippi, Missouri, and river Amazon. So there are now Sumerian civilization flourished across the river Tigris. So these fertile plains are the places of the great civilization. That's why the availability of the land and the type of the climate affects the population of any country.
while we are talking about the climate, monsoon type of the climate which is available in the Southeast Asian countries, these are the densely populated area of the world. यदि अगर हम जलवायु की हम बात करेंगे तो विश्व में दक्षिण पूर्वी एशियाई देश घनी आबादी वाले क्षेत्र है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंधु नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, वांगो नदी के समतल मैदान हैं, इसीलिए भी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो आपने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा? विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण का प्रमुख कारण क्या है? एक तो है समतल भूमि या समतल मैदान और दूसरा है जलवायु और भूमि। ये दो कारक हैं जो किसी भी स्थान पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। आइए अब नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़े। केवल दक्षिण पूर्वी एशिया के मैदानी क्षेत्र विश्व की दो तिहाई जनसंख्या रहती है। कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ मैदान, वांगो के मैदान, समतल स्थलाकृति, मानसून जलवायु, प्राकृतिक खनिजों की उपलब्धता। World's 2/3 population resides over South and Southeast Asian countries. Recently we have discussed about this. What are the reasons? Reasons are fertile Ganges Brahmaputra plain, Wango plain, plain topography, monsoon type of the climate, and availability of the natural resources. These are the factors which affects the distribution of population over the world. सघन जनसंख्या और विरल जनसंख्या. Now we shall discuss about dense populated area and sparsely populated area. Where do you find densely populated area? इस पैराग्राफ में हम सघन जनसंख्या के क्षेत्र, विरल जनसंख्या के क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले सघन जनसंख्या उर्वर मैदान, नदी घाटी में पाई जाती है. दूसरा वर्षावन प्रदेश, मानसून प्रदेश में पाई जाती है. तीसरा खनिज संपन्न प्रदेश यहाँ पर पाई जाती है. डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड ओवर द मोस्ट फर्टाइल plains and the river valley plains. Secondly, they are found over the evergreen rainforest or monsoon forest. Third, where there is abundant availability of minerals. Now अब हम जानेंगे विरल जनसंख्या क्षेत्र कौन कौन से होते हैं. Now we shall discuss about sparsely populated area. Sparsely populated area are found over hot and cold desert area. Second, extreme climatic area. Third, the steep slope of the mountains and the arid or dry area or the low lying areas. विरल जनसंख्या हमें कहाँ पर हम देखेंगे? जहाँ की जलवायु अति उष्ण अथवा अति शीत होगी. ये सभी के सभी जैसे मंगोलियन डेजर्ट यानी मंगोलिया का मरुस्थल, साइबेरिया का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल. Okay, so in the first point we shall give the example of these hot and cold desert. Saharan desert, Gobi desert, Atacama desert, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. ये जो मरुस्थल है, इन मरुस्थलों में जनसंख्या अति विरल पाई जाएगी. दूसरा, विषम जलवायु क्षेत्र, मोस्ट एक्सट्रीम टाइप ऑफ द क्लाइमेट. देयर आल्सो यू विल फाइंड स्केर्स पॉपुलेशन. थर्ड, द स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन, जहाँ पे पर्वतों की तीव्र ढाल. ये जितने भी हिमालयन प्रदेश है
वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आवास के लिए, वहाँ पर जो उद्योगों के लिए, कृषि के लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं होती है, और वहाँ पर जल की भी नितांत कमी होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या कम पाई जाती है। भूमि उपयोग और भूमि उपयोग प्रतिरूप। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द लैंड यूजेस एंड लैंड यूज पैटर्न। भूमि का विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में प्रयोग, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, आवास, सड़कें और उद्योग आदि में लाने की विधि को भूमि उपयोग कहते हैं। भूमि उपयोग के विभिन्न वितरण को दर्शाने वाले आलेख को भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं। So what do you mean by land use? Land use are there various method in which limited land is devoted to the various economic activities. Again, I am repeating you. What do you mean by land uses? Land uses are the pattern in which we devote the limited available land in various economic activities like agriculture, like forestry, like mining, like residential, like transport and communication, or roads, and like industries. What do you mean by land use pattern? Land use pattern. The graph or the table which depicts these various uses are known as land use pattern. भूमि उपयोग के विभिन्न वितरण को दर्शाने वाले आलेख को भूमि उपयोग प्रतिरूप कहते हैं। Again, I am repeating you, the table or the graph which depicts the various uses of land, limited land, is known as land uses pattern. Now we shall study the table or the land use pattern in the next slide. चयनित देशों में भूमि उपयोग the land uses over selected areas. Now see, there are now various columns, 5 columns. In the first column, name of the countries are shown. In the second column, agriculture pattern is showing. In third column, pasture land. In fourth column, forest, and in the last column, various uses. Now see, we shall discuss one by one. ऑस्ट्रेलिया जहाँ पर उन्होंने 6% कुल भूमि को कृषि के लिए इस्तेमाल किया, चरागाह के लिए 56%, वन के लिए 14% और अन्य उपयोग के लिए 24%। ब्राज़ील ने 9% भूमि कृषि के लिए, 30% भूमि चरागाह के लिए, 66% वन क्षेत्र के लिए, अन्य उपयोग के लिए 5%। वैसे ही कनाडा, उन्होंने 5% भूमि कृषि के लिए, 4% चरागाह के लिए, 39% वन के लिए, अन्य उपयोग के लिए 52%। चीन 10% भूमि कृषि के लिए, 34% चरागाह के लिए, वन के लिए 14% और अन्य उपयोगों के लिए 42%। फ्रांस, उन्होंने 35% भूमि कृषि के लिए, 21% भूमि चरागाह के लिए, 27% भूमि उन्होंने वन के लिए, 17% भूमि अन्य उपयोग के लिए। भारत, उन्होंने 57% भूमि फसल के लिए, 4% भूमि चरागाह के लिए, 22% भूमि वन के लिए और 17% भूमि अन्य उपयोग के लिए। रूस देखिए, उन्होंने 8% भूमि कृषि के लिए, 5% चरागाह के लिए, 44% भूमि वन के लिए, 44% अन्य उपयोग के लिए। ये जो
ये जो है देशों ने अलग अलग सीमित भूमि को अलग अलग उपयोगों में जो जो वितरण किया है वो उनकी आर्थिक नीतियों पर निर्भर करता है। क्योंकि हमारे भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास जितनी भी जो सीमित भूमि है उसको अधिक से अधिक हमने कृषि क्षेत्र में लगाया है। क्यों? क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति की मांग के लिए जो है हमें कृषि की जो कमी हो रही है, ठीक है, कृषि की कमी हो रही है। तो ये आर्थिक आर्थिक जो नीतियों पर निर्भर करता है किसी भी राष्ट्र की। हाँ, तो जैसे आपने आपने अभी सुना कि ये नीतियों पर निर्भर करता है राष्ट्र की कि वो अपनी सीमित भूमिका को किन आर्थिक उपयोगों में वितरण करें जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। सी इन दिस टेबल you may study that the use of the land depends upon the economic policy of a country. The economic policy of the country decide how much percentage of the land should be devoted in what type of the economic activity. You can take the example of India. Since India's population is far more higher than the listed countries. That's why the government has to maintain the buffer stock to feed a huge population. That's why our Indian government has devoted 57% of the total available land in the agriculture sector. And moreover it is essential that at least 2/3 of the total available area of the country should be forest. That's why they have devoted 22% of the total available land as the forest reserve for maintaining the biodiversity. So you can also have a look over the world's distribution of the available land. In the last column you may see that total 11% of the available land in the world is devoted for agriculture. 26% of the land is devoted for pasture land. 31% of the total world's available land is devoted towards forest, and 32% of the world's available land is vested in another purpose. भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले कारक, factors affecting the land distribution pattern. Now you can see there are two columns. In the first column it is mentioned physical factors and second one is the human factor. भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक. भौतिक कारक, in the physical factor, in the natural factor, you will see the natural agents of the environment affecting or checking the land distribution pattern. सबसे भौतिक कारक में सबसे पहला कारक आता है स्थलाकृति, दूसरा आता है जलवायु, तीसरी है मृदा की उर्वरता, चौथा है खनिजों की उपलब्धता, पांचवा है जल की उपलब्धता. In the physical factor or in the natural factor you can see the topography, second the climate, third one is the fertility of the soil, fourth one is the availability of the minerals, fifth one is the availability of water. And what are the human factor, मानवीय कारक कौन से हैं? जनसंख्या और प्रौद्योगिकी. तो ये कारक है जो भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करते हैं. भूमि का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड. उपयोग के आधार पर या स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भागों में बांटा जाता है, एक है निजी भूमि और दूसरी है सामुदायिक भूमि. एक प्राइवेट लैंड and it is the community land. In private land
private land, there is a Reliance Petrochem और द टाटा कैंसर रिसर्च सेंटर। निजी भूमि निजी स्वामित्व की होती है। प्राइवेट लैंड इज़ द लैंड इज़ दैट लैंड विच इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ इंडिविजुअल, which is under the ownership of individual owner is called private land। निजी भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका स्वामित्व एक निजी व्यक्ति के हाथों में होता है। यहाँ पे रिलायंस पेट्रोकेम और टाटा कैंसर रिसर्च, ये मैंने आपको दो उदाहरण के तौर पर आपको बताए। सामुदायिक भूमि कम्युनिटी लैंड मीन्स द लैंड डज नॉट बिलोंग टू सिंगल इंडिविजुअल बट इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ एंटायर कम्युनिटी और द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सामुदायिक भूमि वो भूमि होती है जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता, वो संपूर्ण समुदाय अथवा एक सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे स्मशान भूमि या वन संपदा, फॉरेस्ट रिजर्व, दीज आर अंडर द ओनरशिप ऑफ एंटायर कम्युनिटी। grave land where corpses are buried or they are burnt, that particular land is known as grave land। और दूसरा है फॉरेस्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। भूस्खलन लैंडस्लाइड किसी ढाल पर एकत्रित शैल कणों के अचानक नीचे गिरने और खिसकने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। दिस सडन डाउनफॉल ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंड मास due to any reason, due to the gravity of the earth, due to earthquake, like that is known as landslide। हम भूस्खलन को हाँ, और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, भूस्खलन अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों पर या ऊंचे क्षेत्रों पर होते हैं। लैंडस्लाइड्स जनरली ऑकर्स ओवर द प्लेटो एरिया और द माउंटेन areas due to many reasons। It may be on account of the rainfall, it may be on account of an earthquake, or it may be due to the heavy rainfall। Now how we could stop or we could check landslide। हम भूस्खलन को किस प्रकार से रोक सकते हैं? प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाना, आवासीय निर्माण पर प्रतिबंध लगाना। We can check this landslide timely by preparing the map of such landslide prone area। We can also check the landslide by curtailing any type of the construction or any type of mining over these areas। प्रतिबंधी दीवार का निर्माण करना। प्रतिधारी दीवार का मतलब क्या? पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है जाली, लोहे की जाली लगाकर उनको कस के हम जो है पहाड़ चट्टानों को एक साथ बांध सकते हैं जिससे वो चट्टान नीचे न गिर पाए। We can also check this landslide by constructing a gauze-like structure so that they can hold the big rock boulder to slide down। वनस्पति आवरण का विस्तार करना। We can a forest, we can grow more trees over these areas so that their roots can hold the soil to drain out during the rainy season। बारिश के वक्त इन वनस्पति की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती है जिससे भूस्खलन नहीं हो पाए। मृदा सॉइल। नाउ वी शैल स्टडी अबाउट सॉइल। भूमि की सबसे ऊपरी दानेदार परत को मृदा कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खनिजों तथा जैविक पदार्थों से युक्त होती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों के अपक्षय, अपरदन तथा जैविक पदार्थों के संयोजन से होती है। What are soil? The uppermost granular layer of the crust is known as soil। Soil is composed of several minerals and organic
organic compound. In soil you will find different types of the minerals and also some organic matter like humus. It is made through the process of weathering, erosion, and due to the action of certain organic matter. देखिए इस चित्र में आपको जो है मृदा की संरचना का एक पैटर्न दिखाया गया है। सबसे पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मतलब जो है दानेदार परत है, जो कि अलग अलग रंग की बनी है, जिसमें अलग अलग प्रकार के खनिज और जैविक पदार्थ उनमें पाए जाते हैं, वो है। उसके नीचे अमृदा के नीचे शैल खंडों की एक परत है। दी 6 सॉइल टाइप्स। हमारी पृथ्वी पर लगभग 6 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली मृदा है कोयला युक्त मृदा, जिसमें बहुत सारे जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरी है लोमी, दुम्मट मृदा यानी लोमी सॉइल। तीसरी है रेतीली मृदा। चौथी है चून मृदा। पांचवी है चीका यानी क्ले वाली मृदा। और छठी है जलोढ़ मृदा। ये मृदा के अलग अलग प्रकार हैं। पेटी सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, चौकी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्टी सॉइल। दुमट का मतलब क्या है? ये अमेज़न के जंगलों में, अमेज़न यानी वर्षा वन क्षेत्र में ये पाई जाती है ये मृदा। चून मृदा अक्सर क्षार क्षेत्र में पाई जाती है, या समुद्र के किनारे पर, या रेगिस्तानी प्रदेश में। जलोढ़ मृदा नदी के दोनों ओर। और कोयला युक्त ये मृदा ये काली मृदा के समान है। ब्लैक कॉटन सॉइल हमारे भारत में काली मृदा पाई जाती है, तो ये उसी के समान है। तो 6 प्रकार की ये मृदाएं हैं जो इस पृथ्वी पर पाई जाती है बड़े पैमाने पर। मृदा के प्रकार रंग के अनुसार। द टाइप्स ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर। सबसे पहले हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा जो कि नदी के द्वारा बहाकर लाई गई महीन मृदा होती है, उसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। जलोढ़ मृदा के 2 प्रकार है, खादर और बांगर। खादर का मतलब है नवीन जलोढ़। वर्षा के बाद जो नदियों में बाढ़ आती है, और बाढ़ के पानी के उतरने के बाद जो महीन मिट्टी हमारे उत्तर भारत में जो बिछ जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, यहाँ की मृदा को हम खादर मृदा कहते हैं, जिसे नवीन जलोढ़, न्यू एलुवियम। और बांगर का मतलब पुरानी जलोढ़। ये लगभग 1 लाख साल पुरानी भी हो सकती है, जो कि खादर मृदा के नीचे दबी हुई होती है। सो फर्स्ट टाइप ऑफ द सॉइल इज नोन एज एलुवियम सॉइल। एलुवियम सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। वन इज द खादर मीन्स न्यू एलुवियम, and Bangar means old alluvium. After every rainfall, when the flood occurs in the river, the new fine soil which is spread over a vast area is known as khadar, and below the khadar the old alluvium soil is found, which is called Bangar. मृदा के प्रकार काली मृदा, लाल मृदा और लेटराइट मृदा। काली मृदा ये भारत के दक्कन के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मृदा ये कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मृदा ये भी जो तेलंगाना के इन क्षेत्रों पर, या मेघालय, मणिपुर के क्षेत्रों में ये इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं लेटराइट मिट्टी। मृदा निर्माण की प्रक्रिया। द प्रोसेस ऑफ soil making और soil manufacturing। मृदा निर्माण प्रक्रिया 5 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1 जनक शैल का स्वरूप। नंबर 2 जलवायु कारक।
नंबर 3 स्थलाकृति, नंबर 4 अपक्षय, अपक्षय यानी अपक्षय और अपर्दन के लिए लगने वाला समय, और नंबर 5 जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सॉइल डिपेंड्स अपॉन 5 फैक्टर्स. One is known as parent rock, another one is climatic factor, third one is the topography, fourth one is weathering and erosion, the time taken for weathering and erosion. Fourth factor is what? The time taken for weathering and erosion. And fifth one, the availability of organic matter. Upon these 5 factors, these 5 factors, the process of soil making depends. इन्हीं 5 कारकों पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया निर्भर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मृदा, सबसे पहले फैक्टर है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक मतलब जनक शैल। जनक शैल हमें क्या बताता है? जनक शैल के द्वारा क्या होता है? ये मृदा का रंग, मृदा में जो रासायनिक गुणवत्ता होती है वो भी जनक शैल के द्वारा, जिस प्रकार के शैल का अपर्दन और अपक्षय होगा उसी प्रकार के खनिज उस मृदा में पाए जाएंगे। इन पेरेंट रॉक, पेरेंट डिटरमाइंस द कलर, it determines the chemical properties. What type of the parent rock is weathered and eroded, the same type of the soil will be processed. दूसरा है क्लाइमेट, टेम्परेचर और रेनफॉल, यानी जलवायु, तापमान और वर्षा। ये भी, इसके आधार पर भी मृदा की गुणवत्ता निर्भर करती है। समय निर्धारित करता है कि मृदा का रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी, उसका रंग क्या होगा, उसमें जैविक पदार्थ कितने पाए जाएंगे। समय भी महत्वपूर्ण है। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वनस्पति और जीव या अन्य जैविक तत्व, ये निर्धारित करेंगे कि मृदा में किस प्रकार का जैविक पदार्थ पाया जाएगा, ह्यूमस पाया जाएगा या नहीं। आप 2 प्रकार की मृदा का उदाहरण लीजिए। यू टेक 2 टाइप्स ऑफ द सॉइल. What type? One soil is black soil, another soil is alluvium soil. In alluvium soil you will not find any type of microorganism, or you will not find any type of humus in the alluvium soil. Whereas in black cotton soil you will find rhizobium bacteria, you will find also humus. हम देखिए, ये जो वनस्पति जीव जंतु ये जो सूक्ष्म जीव जंतु ये निर्धारित करते हैं कि किस प्रकार की मृदा में किस प्रकार के जैविक तत्व पाए जाएंगे। यहाँ पर हम 2 उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण काली मिट्टी का, और दूसरा उदाहरण हम लेंगे जलोढ़ मिट्टी का। जलोढ़ मृदा, क्योंकि नदी के बहने के कारण, नदी के अपर्दन के कारण उनके द्वारा बहा कर लाई गई मृदा से ये निर्मित होते हैं, तो इसलिए इस प्रकार से बनी मृदा में किसी भी प्रकार के जैविक अवशेष नहीं पाए जाएंगे। वहीं काली मृदा में आपको बहुत सारे जैविक तत्व पाए जाएंगे, जैसे राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। वहाँ पर इस मृदा में आपको ह्यूमस पाया जाएगा। जलोढ़ मृदा में आपको बहुत सारे एसिड्स मिलेंगे, फॉस्फेरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड्स, पोटैश वगैरह, लेकिन काली मृदा में ये तत्व नहीं मिलेंगे। अब हम बात करेंगे उच्चावचन, ऊंचाई और भूमि की ढाल। ये निर्धारित करेगा कि किस प्रकार की मृदा का निर्माण होगा। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया इन 5 कारकों पर निर्भर करती है। आइए इनको एक बार दोबारा से इनका अध्ययन करें। जनक शैल का स्वरूप, जलवायु कारक, स्थलाकृति, अपक्षय अपर्दन के लिए लगने वाला समय और जैविक पदार्थ का सम्मिश्रण। मृदा निम्नीकरण के कारण।
रीजन्स फॉर सॉइल डेप्लीशन और सॉइल डिग्रेडेशन। मृदा की मोटाई और गुणवत्ता के ह्रास को मृदा निम्नीकरण कहते हैं। द इरोजन ऑफ द सॉइल and depletion of its quality is known as soil denudation or soil degradation। मृदा निम्नीकरण कारण सॉइल डेप्लीशन रीजन्स, यानी मृदा का किस प्रकार ह्रास होता है, इनके कुछ कारक है। सबसे पहले हम बात करेंगे जलवायु कारक, यानी मृदा का ह्रास जलवायु कारकों के द्वारा भी होता है। पहला अतिवर्षा, बाढ़ यानी हैवी रेनफॉल एंड फ्लड, दीज आर द क्लाइमेटिक फैक्टर विच डेप्लीट द सॉइल। सेकेंड साइक्लोन्स यानी चक्रवातों के कारण भी मृदा निम्नीकरण होता है। परंतु ये जो जलवायु कारक है, इनके द्वारा मृदा का ह्रास कम होता है। मानवीय कारक ही सबसे ज़्यादा और सबसे तेज गति से मृदा निम्नीकरण करता है। ह्यूमन फैक्टर्स आर द deciding factors for soil depletion because it speed up the rate of soil depletion। सबसे पहला वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, अतिचारण यानी ओवर ग्रेजिंग, रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, यानी कीटनाशकों का उपयोग। ह्यूमन फैक्टर्स, अब what are the human factors which contribute to the soil depletion? Number 1 deforestation, number 2 overgrazing, number 3 extensive use of chemical fertilizers, and number 4 excessive use of pesticides। प्राकृतिक कारक में अपर्दन और अपक्षय ये भी मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, यानी जलवायु कारक और प्राकृतिक कारक। मृदा संरक्षण के उपाय यानी मेथड्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन। देयर आर 7 मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। नंबर 1 to preparation of mulch, number 2 terrace farming, number 3 contour farming, number 4 shelter belt, number 5 contour barriers, number 6 check dams, number 7 multiple cropping pattern। तो मृदा संरक्षण के 7 उपाय है। पहला है मल्च बनाना, दूसरा है वेदी का फार्म, तीसरा है समोच्च रेखीय जुताई, चौथा है रक्षक मेखला, पांचवा है समोच्च रेखीय रोधिकाय, छठा है चट्टान बांध और सातवां है बीज की फसल उगाना। आइए इन सभी को एक एक करके पढ़ें। सबसे पहला है मल्च बनाना। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को पलवार अथवा मल्च कहते हैं। इसमें पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थों से जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा में आर्द्रता बनी रहती है। What is mulching? Mulching is the process of covering the agricultural land by some covering. Preferably, it may be a plastic covering. It may be covered with the vegetative things. What will happen? It serves for as the conservation of the essential humidity and decreases the rate of evaporation from the land. So this method can be practiced in the dry area or where there is a scanty rainfall. ओके, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। भूमि के किसी क्षेत्र पर बिछाई जाने वाली सामग्री को पलवार अथवा मल्च कहते हैं। इसमें पौधों के बीच की अनावृत मतलब खुली ज़मीन भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा में आर्द्रता बनी रहती है। अब हम बात करेंगे मल्च कितने प्रकार के होते हैं। मल्चों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द मल्चिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मल्चिंग।
एक है जैविक मल्च यानी बायोटिक मल्चिंग एंड अजैविक मल्च, एबायोटिक मल्चिंग। जैविक मल्च जैसे नाम से ही है, ये जैविक पदार्थों का एक आवरण है जो हम खेत में बिछा देते हैं, जिससे आर्द्रता या नमी का क्षय ना हो। हाँ, biotic mulching refers to the biotic materials used for the covering of the land so as to conserve the humidity of the land. नंबर 1, खरपतवार या भूसा, हस्क, हे, कंपोस्ट मैन्योर, हाँ, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ मल्चिंग। लकड़ी का बुरादा, पाउडर ऑफ वुड्स, वनस्पति, vegetation, akhbar, newspapers. So these are various types of mulching we use for covering the land. ये जो 5 प्रकार हैं, वो 5 मल्च के 5 प्रकार हैं, वो कोई भी सामान्य किसान इस्तेमाल करता है अपने खेत को ढकने के लिए, जिससे नमी का क्षय ना हो। उसमें खरपतवार, भूसा, कंपोस्ट, लकड़ी का बुरादा, वनस्पति और अखबार। अजैविक मल्च, एबायोटिक, इसमें प्लास्टिक रोल। एग्रीकल्चर शॉप में यानी एग्रीकल्चर की दुकान में यहाँ वो प्लास्टिक रोल मिलता है पहले से ही, जिसमें अलग अलग प्रकार के होल बने रहते हैं, जिससे पौधा बाहर की ओर आ सके। खड़ी या गिट्टी, ये भी एक अजैविक पदार्थ है जिनसे खेतों को ढका जाता है। और एनी एबायोटिक मटेरियल, कोई भी अन्य अजैविक तत्व। वेदिका फार्म, टेरेस फार्मिंग, पहाड़ी एवं पर्वतीय पार्श्वों पर कृत्रिम वेदिकाओं में की जाने वाली कृषि को वेदिका फार्म कहते हैं। इसके अंतर्गत मेड़ बनाकर मृदा अपरदन को रोका जाता है तथा वर्षण की कमी को पूरा करने के लिए कभी कभी सिंचाई भी की जाती है। पृष्ठीय प्रवाह और कम अपरदन, इसमें पृष्ठीय प्रवाह और कम अपरदन होता है। टेरेस फार्मिंग इज अप्लाइड ओवर hills or mountain in which a hill is cut into a platform and it is bounded by a mud wall. It is used for this type of the farming prevents the soil erosion and it is also used for meeting the water problem for agriculture. Yeah, it also conserves the moisture of the soil in the mountain terrain. समोच्च रेखीय जुताई, कंटूर फार्मिंग, एक पहाड़ी ढाल पर समान ऊंचाई पर समोच्च रेखाओं के समांतर की जाने वाली कृषि को समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। इसमें हल चलाना, बीज आदि बोना आदि कृषि इस प्रकार की होती है कि भूखंड पर खूंड और मेड़ ना बन जाए। यह सूक्ष्म जलाशयों का निर्माण करती है। खूंड और मेड़ अफवाह जल के वेग को कम कर देते हैं। भूमि को नमी सोखने के लिए अधिक समय प्रदान करती है। मृदा में पोषण तत्वों के क्षरण को नियंत्रित करती है। What do you mean by contour farming? Contour farming is that type of farming which is practiced in over a hill or mountain along the contour lines of the contour of the mountain. In this practice, plowing is done in such a way so that the gully erosion should not be developed. It restricts the soil erosion. Moreover, this type of the agriculture is also used to conserve the rainwater, and over that rainwater this agriculture is practiced.
ये देखिए समोच्च रेखा किसे कहते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप जान सकते हैं। एक पहाड़ के एक सिरे से, पूर्व सिरे को पश्चिम सिरे से जोड़ती हुई रेखाओं को हम समोच्च रेखा कहते हैं। सेम हाइट। What are the contour lines? Contour lines are joining two points of a mountain having the same height. And in over this line only agriculture is done in over the mountains. See, ये समोच्च रेखीय जुताई का एक अन्य उदाहरण है। यहाँ पे देखिए आप जो खेत बने हैं किस तरह से पहाड़ के एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जुड़े हुए हैं, और जो हल चलाने की जो प्रक्रिया है वो भी उत्तर दक्षिण यानी ऊर्ध्वाधर न होते हुए क्षैतिज स्तर पर। द प्लोइंग प्रैक्टिस is not done over the latitudinal line, it is done over longitudinal horizontal lines, so that erosion can be prevented. रक्षक मेखलाएं, शेल्टर बेल्ट्स, तटीय क्षेत्रों पर शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिससे मृदा अपरदन कम किया जा सके। कृषि की इस तकनीक को रक्षक मेखलाएं कहते हैं। What are the shelter belts? Shelter belts are those agricultural practices which are practiced over those areas where the velocity of the winds is very very high, tremendously high. So in this pattern, a continuous row of trees are planted along the field. This series of the trees prevents the checks the velocity of the winds and also checks the soil erosion. So it is called shelter belts. समोच्च रेखीय रोधिकाएं यानी कंटूर बैरियर्स। समोच्च रेखीय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों और घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सेम जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती है। रोधिकाओं के समानांतर खाइयाँ बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। चट्टान बांध एक छोटा कभी अस्थायी बांध होता है जो जलप्रपात के वेग को कम करके कटाव, जल निकासी, खाई या जल मार्ग का निर्माण करता है। What is the check dam? Check dam are small temporary dam which check the velocity of the waterfall. It checks the soil erosion, etc. Now बीज की फसल उगाना, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न। फसल चक्र विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से किसी निश्चित समय में बोने को शस्य आवर्तन या क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। बीज की फसल उगाना मतलब अलग अलग अंतराल में एक मुख्य फसलों के साथ कोई अन्य फसल लेने की प्रक्रिया को हम शस्य आवर्तन या बीज की फसल उगाना कहते हैं। What is known as multiple cropping pattern or crop rotation? In multiple cropping pattern, we used to plant different types of the crops along with the main crop, so that soil erosion can be checked and the nutrients that is absorbed by one crop can be replenished by the other. इसका उद्देश्य पौधों के भोज्य तत्वों का सदुपयोग तथा भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाओं में संतुलन स्थापित करना होता है। बीज की फसल उगाने ये उगाना मतलब क्या कि सीमित भूमि का अधिक से अधिक आर्थिक उपयोग करना और मृदा अपरदन की गति को रोकना
और एक फसल के द्वारा मृदा में से लिए गए तत्व दूसरी फसल के द्वारा पुनः मृदा में पूरित करने की प्रैक्टिस को हम जो है बीज की फसल उगाना कहते हैं, या बहुविध जो कृषि कहते हैं। ये इससे क्या होता है कि मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक तत्वों में संतुलन बना रहता है। आइए अब हम जानते हैं कि हमने हमारे प्रस्तुत पाठ में क्या क्या पढ़ा। प्रश्न क्रमांक 1, भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? What are the factors affecting the land uses? तो उत्तर क्या है? स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। प्रश्न क्रमांक 2, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 जलवायु कारक कौन कौन से हैं? मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 जलवायु कारक वर्षा और तापमान। प्रश्न क्रमांक 3, मृदा किसे कहते हैं? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी दानेदार कणों से निर्मित परत को मृदा कहते हैं। ये चट्टानों से प्राप्त खनिजों तथा जैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? डिफाइन सॉइल। Soil is the topmost granular layer of the earth crust. It is derived from the various minerals and organic matters. प्रश्न क्रमांक 4, मृदा निम्नीकरण के कारक के नाम बताओ। What are the factors of soil depletion और soil erosion? तो कौन कौन से? वनोन्मूलन यानी डिफॉरेस्टेशन, अतिचारण यानी ओवरग्रेजिंग, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन, और रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइजर्स। धन्यवाद। अभ्यास के प्रश्न उत्तर को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जांचने के लिए तैयार रखेंगे। धन्यवाद।